हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम एडोलेसेंट पीरियड में पोषण संबंधी आवश्यकताओं समस्याओं के बारे में बात करेंगे, यानी किशोरावस्था के दौरान कैसे क्या बदलाव आते हैं और किस तरीके से पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। आज का लेक्चर 4 भागों में विभाजित है। पहला है फिजियोलॉजिकल डिमांड्स, जिसमें हम संक्षेप में ये बात करेंगे कि क्यों किशोरावस्था पोषण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकताओं में बढ़ोतरी देखी जाती है और जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है जिनकी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट। थर्ड में हम कुछ पोषण संबंधी दिशा निर्देश के बारे में समझेंगे और चौथे में हम देखेंगे कि यदि इन दिशा निर्देशों और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ना की जाए तो ऐसी कौन सी समस्याएं जो खासकर किशोरावस्था में उत्पन्न होती हैं उनके बारे में भी हम आज थोड़ा जानेंगे। शुरुआत करते हैं फिजियोलॉजिकल डिमांड से, यानी क्या शारीरिक बदलाव किशोरावस्था में खासकर आते हैं जिनके कारण हम इसको एक काफ़ी क्रिटिकल स्टेज मानते हैं और इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि यदि इस समय हमने पोषण पर, भोजन पर ध्यान नहीं दिया तो ये आगे आने वाले समय में वयस्क अवस्था के लिए और खासकर बुढ़ापे के लिए भी हमें समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, शारीरिक बदलाव हैं जो खासकर किशोरावस्था में देखे जाते हैं। जैसे किशोरावस्था आमतौर पर 13 वर्ष से शुरू होती है। इससे पहले हमने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और बाल्यावस्था के बारे में बात की थी। इसके बाद आने वाली ये सबसे एक क्रूशल स्टेज है जो कि अडल्टहुड से पहले की अवस्था मानी जाती है, वयस्क अवस्था से पहले की अवस्था मानी जाती है। इस समय बहुत सारे फिजिकल यानी शारीरिक, इसके अलावा शरीर में बायोकेमिकल यानी हार्मोनल बदलाव और इमोशनल बदलाव इस समय देखे जाते हैं। यह ऐसी अवस्था है जिसमें ग्रोथ स्पर्ट, फाइनल ग्रोथ स्पर्ट भी देखी जाती है। फाइनल ग्रोथ स्पर्ट का मतलब तीव्र गति से शारीरिक विकास। तो ये एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर जीवन में अंतिम बार हमारे विकास की गति अत्यंत तीव्र होने वाली है और हॉर्मोन्स और शारीरिक बदलावों को मिला जुला असर जो है उसके कारण ग्रोथ स्पर्ट जो है वो दिखाई देती है और अचानक से शारीरिक बदलाव जो है बच्चे में, लड़के और लड़कियों दोनों में दिखाई देते हैं। शुरुआत में जो तीव्र गति है विकास की वो लड़कियों में पहले नजर आती है एज कंपेयर्ड टू बॉयज। लड़कों की तुलना में लड़कियों में ये तीव्र गति का विकास पहले नजर आता है और इस समय लड़कियों में 10% तक जो है बॉडी फैट यानी शरीर में वसा का जमाव बढ़ जाता है। इसके अलावा ग्रोथ की वेलोसिटी जो है, यानी जिस गति से विकास हो रहा है, वो लड़कियों के लिए 10 से 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष जो है वो ऐसी समयावधि है जब ग्रोथ जो है सबसे ज्यादा, विकास जो है वो सबसे ज्यादा तीव्र होता है। किसके केस में? बच्चियों के केस में, बालिकाओं के केस में। और लड़कों के केस में 12 से 15 वर्ष में ग्रोथ जो है वो सबसे तीव्र देखी जाती है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो ग्रोथ स्पर्ट है, तीव्र विकास की गति है, वो लड़कियों में पहले आती है और लड़कों में कुछ सालों बाद आती है। इसी अवस्था में लड़के काफी हद तक अपने वयस्कपन की दिखावट को अचीव कर लेते हैं। कि वो वयस्क होने पर कैसे नजर आएंगे वो इस अवस्था के अंत आते आते जो है लड़कों में, लड़कियों में दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इन सारे कारणों की वजह से, तीव्र विकास की गति, फिजिकल, बायोकेमिकल और इमोशनल चेंजेस, इन सभी की वजह से हमें अतिरिक्त न्यूट्रिशन यानी अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता
पड़ने लगती है। कई बारी हम ये भी देखते हैं कि ये उम्र के लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों से भी अधिक होती है, अडल्ट से भी ज्यादा होती है। अडोलेसेंट की भोजन और न्यूट्रिशन पोषण संबंधी आवश्यकताएं, इसलिए इसे बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। इस समय यदि किसी भी किस्म की भोजन संबंधी पोषण संबंधी कमी यदि हो जाती है तो काफी सीरियस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिखाई देने लगती हैं। बात करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की कि इन सारे शारीरिक बदलावों को सपोर्ट करने के लिए, उसमें सहायक बनने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व कितनी कितनी मात्रा में आवश्यक होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा की। इस समय बच्चे और बच्चियां आमतौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी होते हैं, चाहे वो शारीरिक दिखावट का प्रेशर हो, होमवर्क का प्रेशर हो, करियर चूज करने का, कौन सी फील्ड में जाना है वो प्रेशर हो। तो इस समय बच्चे और बच्चियों के ऊपर काफ़ी हद तक प्रेशर होता है और वो काफ़ी फास्ट लाइफस्टाइल का निर्वहन कर रहे होते हैं। इस समय काफ़ी फास्ट रूप से सुबह स्कूल है, फिर ट्यूशन है, फिर कोई फ्रेंड्स के साथ कोई आउटिंग है, कई सारी चीज़ें हैं जो इस समय उनके जीवन में चल रही हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। ऊर्जा की आवश्यकता इसीलिए ही ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि शारीरिक गतिविधि इस समय काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि लड़कों में जो है ऊर्जा की आवश्यकता अधिक देखी जाती है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। वहीं 16 से 18 वर्ष जब लड़का वयस्क अवस्था की दहलीज पर खड़ा है तब भी उसकी आवश्यकता लड़कियों से अधिक हम देखते हैं। इस समय लड़कों में काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी देखी जाती है। उनकी एपेटाइट यानी भूख, भोजन के प्रति जो भूख है, जो अट्रैक्शन है, वो भी लड़कों में ज़्यादा होता है लड़कियों के बनस्पत। लड़कियों के जीवन में इस समय काफ़ी मानसिक बदलाव आते हैं जो उन्हें भोजन के प्रति आकर्षित होने से भी रोकते हैं, और जिसके बारे में हम न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स में बात करेंगे। कई बारी हम ये भी देखते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता कई बार वयस्क अवस्था से भी अधिक होती है क्योंकि इस समय बच्चों के ऊपर काफ़ी सारी शारीरिक गतिविधियों का भी प्रेशर होता है और जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव भी आ रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से हम ऊर्जा की आवश्यकता पर खास तौर से फोकस करते हैं। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन कुल ऊर्जा का 12 से 14% होना चाहिए। यहाँ भी लड़के लड़कियों से अधिक आवश्यकता दर्शाते हैं क्योंकि इस समय उनके हड्डियों का विकास, शारीरिक मांसपेशियों का विकास, हाइट का विकास लड़कियों से ज़्यादा प्रोमिनेंट, इंटेंस होता है। इस समय हालांकि दोनों ही जेंडर्स में ग्रोथ और प्यूबर्टी से आने वाले चेंजेस यानी किशोरावस्था के आने वाले बदलाव दोनों ही जेंडर्स में अच्छी मात्रा में प्रोटीन को डिमांड करते हैं। जैसे 45 ग्राम, 43 ग्राम, 55, 46, ये काफ़ी अच्छी मात्रा है प्रोटीन की जो कि डिमांड की जाती है ताकि उनके बढ़ते शरीर को सपोर्ट मिल सके, बढ़ती हड्डियों को, बढ़ती मांसपेशियों को सपोर्ट मिल सके। इसीलिए प्रोटीन पर खास तौर से फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है। फिर बात करते हैं खनिज लवणों की यानी मिनरल्स की। मिनरल्स जो हैं वो वैसे तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, जिंक भी हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ हम खास तौर पर आयरन और कैल्शियम की बात करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि आयरन की आवश्यकता हमें खास तौर पर इसलिए भी पड़ती है इस अवस्था में क्योंकि रक्त के कुल वॉल्यूम का विकास हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है, शरीर की आकार में वृद्धि हो रही है, जिस कारण हमें ब्लड वॉल्यूम में भी एक्सपेंशन हम देखते हैं। और ब्लड के अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो खून जो है बिना आयरन के नहीं बन सकता, बिना हीमोग्लोबिन के नहीं बन सकता, और इसीलिए हमें अधिक मात्रा में आयरन की आवश्यकता पड़ती है और आयरन पे हमें खासतौर पर जोर देने की जरूरत पड़ती है। मसल ग्रोथ, मांसपेशियों के विकास में हमें मायोग्लोबिन नाम के प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और जो
आयरन के साथ मिलकर बना होता है, इसीलिए फिर से आयरन की आवश्यकता की जरूरत है। मेंस्ट्रुएशन, लड़कियों में मासिक धर्म रेगुलर चलता रहे, कोई समस्या ना आए, और मासिक धर्म की रेगुलरिटी के चलते, नियमितता के चलते आयरन की कमी ना हो, खून के लॉस से आयरन की कमी ना हो, इससे बचने के लिए भी हमें आयरन के आपूर्ति पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर बात करते हैं हम बोन ग्रोथ। हम जानते हैं कि इस समय लड़के और लड़कियों की हाइट में अच्छा खासा विकास होता है और इसलिए हमें कैल्शियम सप्लाई करने की जरूरत होती है। बोन मास यानी हड्डियों के घनत्व में भी हम वृद्धि देखते हैं। इस समय सिर्फ हड्डियां जो हैं वो लंबाई में नहीं बढ़ती, अपितु उनमें ज्यादा से ज्यादा मिनरलीकरण यानी कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव भी होता है, जिससे हड्डियों के घनत्व में बढ़ोतरी होती है और उन्हें मजबूती मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। इन सभी कारणों की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि हमें आयरन और कैल्शियम पे खास तौर पर इस अवस्था में ध्यान देने की जरूरत है। यदि इस समय हमने आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति नहीं की तो हमें अनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मिनरल्स की, विटामिन्स की। विटामिन्स जो हैं हमने काफ़ी सारे विटामिन्स इस स्लाइड में कवर किए हैं। B1 जैसे कि थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायसिन, और इसके बाद बाकी सारे विटामिन्स B6 पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, कोबालामिन, विटामिन C, A और B। आप देखेंगे कि विटामिन्स की आवश्यकता जो है वो भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी प्रोटीन या मिनरल की आवश्यकता है, क्योंकि हम कोई भी, चाहे रक्त हो, चाहे हड्डी हो, चाहे शरीर में मांसपेशियों का विकास हो, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले प्रोटीन या अकेले आयरन या अकेले कैल्शियम से नहीं हो सकता। हड्डियों का विकास है, आपको विटामिन डी की भी उतनी आवश्यकता पड़ने वाली है। आपको रक्त का विकास करना है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखना है, अनीमिया से बचना है, आपको फॉलिक एसिड, B12, B6 सबकी जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए हम इन सारे विटामिन्स को भी पोषण की दृष्टि से बहुत ज्यादा आवश्यक मानते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं। हाँ, एक ट्रेंड आपको इसमें अवश्य रूप से नजर आएगा कि लड़कों की आवश्यकता आमतौर पर लड़कियों से अधिक ही हम पाते हैं, चाहे आप कोई भी अवस्था या कोई भी पोषक तत्व ले लीजिए, परंतु ये काफी मिला जुला, काफी आसपास के लेवल्स हैं और इन सभी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सृजन हो रहा है, हमें ऊर्जा की लगातार आवश्यकता पड़ रही है, हमें शरीर को रोगों से भी बचाना है। इन सारे गतिविधियों के लिए जहाँ प्रोटीन, ऊर्जा और मिनरल्स का रोल है, वहीं इन सारे विटामिन्स के बिना जो है ना तो प्रोटीन का सृजन संभव है, ना ही ऊर्जा की आपूर्ति शरीर में संभव है। तो इसीलिए इन सारे विटामिन्स को हमें इन पर्टिकुलर लेवल्स पर सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं डाइटरी गाइडलाइंस की, यानी ऐसे क्या दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करने पर हम इन सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति सफलतापूर्वक कर पाएंगे। हम मानते हैं कि अडोलेसेंट यानी जो किशोर बालक और बालिकाएं हैं, उनके ऊपर कई सारे शारीरिक और सामाजिक और मानसिक प्रेशर हैं जो उनके भोजन संबंधी आदतों को काफी हद तक अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि किशोर बालकों में भोजन और अपनी खुद की इमेज को लेकर बेटर सेटिस्फैक्शन देखा गया है बालिकाओं की तुलना में, क्योंकि बालिकाएं जो हैं इस समय अचानक आए फैट डिपोजिशन, मैंने कहा कि 10% वसा का बढ़ोतरी हम बालिकाओं में देखते हैं, तो शरीर में फैट के डिपोजिशन की वजह से काफी हद तक मासिक धर्म के कारण, सोसाइटी के प्रेशर के कारण, क्योंकि वो लड़कियों को एक तय इमेज के रूप में और फिजिकल इमेज के रूप में देखना चाहते हैं, ज्यादा मोटापा स्वीकार नहीं है, मुहासे या एक्ने स्वीकार नहीं है, तो जो सोशल प्रेशर है, पर्सनल
टेंशन को अराइज करता है। लड़कियां जो है खुद डाइटिंग पे, वेट लॉस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को दरकिनार कर देती हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें किशोरावस्था के दौरान खास तौर पर भोजन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना ही चाहिए, ताकि इन प्रेशर्स की कॉन्सिक्वेंसेस, विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव हमें झेलने ना पड़े। कुछ बहुत ही कॉमन और बहुत ही आसानी से फॉलो करने वाले दिशा निर्देश हम अडोलेसेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि जो भी भोजन आप करें उसमें सारे फूड ग्रुप, सारे भोज्य समूहों का समावेश करें, जिससे एक संतुलित आहार होगा, ताकि आप ना तो मोटापे के शिकार होंगे और ना ही बहुत ज़्यादा कम वेट के शिकार होंगे। दोनों ही अवस्थाओं में लड़कियों को बहुत ज़्यादा जज किया जाता है खास तौर पर, और इससे बचने के लिए आप पर्याप्त और संतुलित भोजन लीजिए। दूसरी बात, आपको कैल्शियम रिच डाइट पर खास तौर से जोर रखना है, क्योंकि यदि इस समय कैल्शियम की आपूर्ति हड्डियों को नहीं मिली भोजन के माध्यम से, तो हड्डी संबंधी रोग जो बाद में जाके, यानी 40 की उम्र या उसके बाद में जाकर हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों के घनत्व में बहुत कमी आ जाती है और हड्डियां बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं, वो समस्याएं बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हम एडोलेसेंट एज को क्रिटिकल मानते हैं। इस समय खाया हुआ, पर्याप्त मात्रा में सेवन किया हुआ कैल्शियम आपको आगे आने वाले रोगों से भी बचाएगा। ध्यान रखें, किसी भी मील को, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, मिस नहीं करना है। खास तौर पर ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा सफ़र होता है इस केस में। हमने एडोलेसेंट एज की जब हम बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना है, या किसी भी मील को मिस नहीं करना है। भोजन को कलरफुल बनाए रखिए, अट्रैक्टिव बनाए रखिए, और एम्प्टी कैलोरी फूड्स का सेवन ना करें। एम्प्टी कैलोरी फूड्स का मतलब हुआ कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी के प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देते हैं और कोई पोषक तत्व नहीं दे पाते, कोई विटामिन, मिनरल, प्रोटीन के स्रोत नहीं है। सिर्फ अगर आप एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें सिवाय चीनी के आपको कुछ नहीं मिलेगा, और ऐसे भोजन से, ऐसे भोज्य पदार्थों से हमें बचना है। आयरन रिच फूड्स का सेवन करें, क्योंकि हमें अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता है और हमें अनीमिया से बचना है। इसलिए हम आयरन रिच फूड्स जैसे काला तिल, छुआरे, हरी पत्तेदार सब्जी, इन सब का सेवन हमें दैनिक रूप से करना चाहिए। कैलोरी और प्रोटीन रिच फूड्स को भी लेना है, क्योंकि हमें ग्रोथ स्पर्ट, हमें तीव्र गति से अभी हम विकास कर रहे हैं, और इस समय यदि प्रोटीन और ऊर्जा की कमी हो जाती है तो शारीरिक विकास संभव नहीं होगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपको विटामिन और मिनरल और रेशा यानी फाइबर की आवश्यकता की आपूर्ति यहीं से होगी। तो दिन का एक फ्रूट और कोई भी हरी पत्तेदार सब्जी को जरूर इंक्लूड करें। इमोशनल ईटिंग ना करें। इमोशनल ईटिंग का मतलब आज मूड खराब है तो आज आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा ली, या आज चॉकलेट बहुत ज़्यादा खा ली। भोजन पर अपने इमोशंस का प्रभाव ना पड़ने दें। भोजन आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हों, और स्वस्थ और पौष्टिक भोजन ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको हमेशा होम कुक्ड फूड्स पर जोर रखना है। इस समय बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स का सेवन किशोरावस्था की लड़कियों और लड़कों में देखा जाता है, चाहे वो उनके खुद की इच्छा से हो, चाहे वो अपने दोस्तों के प्रेशर में कर रहे हैं, चाहे उनके पास वक्त नहीं है, बाहर घूमने फिरने के चक्कर में हो रहा है। बट इस समय फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा देखा जाता है, जो आगे जाके मोटापा, मुहासे, थकान आदि के समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि होम कुक्ड, घर का बना हुआ स्वादिष्ट पौष्टिक खाना लें, और कोई ना कोई किस्म की एक्सरसाइज जरूर करें। जब तक एक्सरसाइज जीवन में रहेगी तब तक शारीरिक समस्याओं को आप बच पाएंगे, दूर रख पाएंगे। यदि बाहर खाना भी है तो कोशिश करें कि सैंडविच की जगह इडली जैसे भोजन का या उत्तपम जैसे भोजन का सेवन करें, थाली का सेवन करें। जबकि जो इकलौती जो एला कार्टे मेन्यू होता है, जैसे कि आपने चाइनीज ऑर्डर कर दिया, पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया,
इसको ज़रा अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके सैलड्स को इंक्लूड करें और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। किसी के भी प्रेशर में आके भोजन ना करें। आपके पीयर प्रेशर हो या फैमिली प्रेशर हो, वो अगर आपसे किसी किस्म के भोजन के सेवन की अपेक्षा रखते हैं तो ऐसा ना करें। भोजन को अपने खुद की इच्छा से अपने जीवन में समावेश करें। बात करते हैं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स की, क्योंकि हमने ये जाना है कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है ये, बहुत सारे शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और हम ये भी जानते हैं कि यदि इस समय इसकी पूर्ति ना हुई तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देखते हैं कौन सी समस्या। सबसे पहले मोटापा। हमने कहा इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जंक फूड को लेकर, जिसमें नमक की मात्रा, शक्कर की मात्रा, तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप कोई भी जंक फूड की बात कर लीजिए, चाहे पिज्ज़ा हो, चाहे बर्गर हो, या फिर आपका देसी चाइनीज़ फूड हो, सब में बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा वसा पाया जाएगा, या तीनों पाया जाएगा। तो इसके कारण या इस प्रवृत्ति के कारण लड़के और खासकर लड़कियों में मोटापे की समस्या इस समय उत्पन्न होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इस समय यदि बालक अथवा बालिकाएं घर के बने भोजन पर एम्फेसाइज या फोकस कर पाते हैं तो वो इस ओबेसिटी की प्रॉब्लम से बच जाते हैं। दूसरा कारण ये भी है ओबेसिटी का कि बच्चों के पास इस समय एक्सरसाइज का समय नहीं होता और वो ज़्यादातर किताबों में या फिर अपने एकेडमिक कार्यों में व्यस्त होते हैं। इस कारण भी आउटडोर एक्टिविटीज़ की कमी के कारण और फूड हैबिट्स के कारण और इमोशनल स्ट्रेस के कारण, मानसिक तनाव के कारण, कई सारे मानसिक तनावों से इस समय बालक और बालिकाएं गुजरते हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस के हों या फिर परिवार हो या फिर पढ़ाई हो। इन तीनों कारणों के कारण, भोजन, शारीरिक गतिविधि की कमी और तनाव, इन तीनों कारणों के कारण किशोरावस्था में ओबेसिटी का रिस्क यानी मोटापे का रिस्क बढ़ जाता है। फिर हम बात करते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है जो खास तौर पर किशोर बालिकाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा होता है बुलिमिया। दोनों में ही बालिकाएं जो हैं अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, एक नियत बॉडी इमेज, अपने जो बॉडी का फिगर है उसको अचीव करने की कोशिश कर रही हैं, बट वो हेल्दी तरीके से नहीं कर पाती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है खुद को भूखा रखना, भोजन नहीं करना, स्टारवेशन, विलफुल स्टारवेशन, यानी खुद को जानबूझ के भूखा रखना। ये किशोर बालिकाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये अपने आप को पतला रखने के लिए, वेट लॉस करने के लिए काफ़ी हद तक इसमें लड़कियों की इच्छा रहती है। इसके बहुत सारे साइंस हैं, जैसे कि मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, अचानक वेट में गिरावट देखी जाती है, लड़कियां एकदम इमैक्सिएटेड यानी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली पतली नज़र आती हैं, शरीर पर, हाथों पैरों पर पतले पतले बालों की ग्रोथ देखी जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ब्लोटिंग, नोजिया, जी घबराना, ये सारे समस्याएं एनोरेक्सिया से सफ़र करती हुई बालिका में नज़र आती हैं। हमें ईटिंग डिसऑर्डर्स शारीरिक की बजाय ये ज़्यादा मानसिक समस्या है, क्योंकि मानसिक तौर पर बालिका अपने शरीर से खुश नहीं है, अपने शारीरिक इमेज से, अपनी दिखावट से संतुष्ट नहीं है। इस समय बच्चियां एक ही फुल्का खाना है, कुछ फ्रूट खा के पूरा दिन निकाल लेना या कुछ नट्स खा के पूरा दिन निकाल लेना, किसी भी सोशल इनविटेशन, चाहे शादी हो, वहाँ नहीं जाना या वहाँ जाके कुछ नहीं खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करती हुई नज़र आती हैं और अपने आप के इमेज को स्वीकार नहीं कर पाती हैं। बुलिमिया में भी बालिका पतला ही रहना चाहती है, बट इस समय वो
पेट भर के भोजन तो करती हैं और बाद में उल्टी करके उसे बाहर निकाल देती हैं। भूख के चलते वो भोजन तो सेवन करती हैं, बट फिर जाके उल्टी करके उसे बाहर निकाल देती हैं ताकि उस किए हुए भोजन से उनके वजन में बढ़ोतरी ना हो। ये भी एक काफी सीरियस मानसिक और शारीरिक समस्या है जिसमें बच्चियां अपने शरीर की दिखावट से संतुष्ट नहीं होती। बहुत ज्यादा थकान, वीकनेस, मासिक धर्म में अनियमितताएं देखी जाती हैं। बहुत ज्यादा खाके, ओवर ईटिंग करके, वॉमिट के माध्यम से उल्टी करके हर चीज को बाहर निकाल देना, या फिर डायूरेटिक्स या फिर लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना, ये सब कुछ इस बुलीमिया की समस्या में देखा जाता है। इसके बाद आता है अनीमिया। अनीमिया को हम रक्तअल्पता के नाम से जानते हैं, जहां शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। जैसे ही मासिक धर्म की शुरुआत होती है, शरीर से हर महीने कुछ मात्रा में रक्त का लॉस होना शुरू हो जाता है। इस लॉस की पूर्ति करने के लिए हमें अतिरिक्त आयरन की जरूरत पड़ती है, और यदि इस आयरन, फॉलिक एसिड, B6 आदि विटामिन की पूर्ति ना की जाए जो हीमोग्लोबिन बनाने में योगदान देते हैं, तो शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा रोल है कि वो शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, और यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रक्त में कम हो जाए तो बच्चियों में तीव्र रूप से वीकनेस, सांस का फूलना, आंखों का पीलापन, चमड़ी का पीलापन आदि लक्षण जो हैं वो नजर आते हैं। एडोलेसेंस इसी एज के लिए, इस समस्या के लिए इसलिए ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि रेगुलर मेंस्ट्रुएशन के चलते जो आयरन का लॉस हो रहा है उसकी आपूर्ति करना इस समय बहुत ज्यादा आवश्यक है। और यदि इस समय बच्ची अनीमिया से ग्रसित हो जाती है तो आगे जाकर वयस्क होने पर गर्भधारण करना और एक स्वस्थ शिशु को जन्म देना उसके लिए मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए भोजन के माध्यम से और जरूरत पड़ने पर आयरन या फॉलिक एसिड की टैबलेट्स के माध्यम से भी इस अनीमिया को बचाया जाना जरूरी है। इसके अक्रंस को रोका जाना जरूरी है। फिर आती है बात ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के घनत्व में कमी, हड्डियों की कमजोरी, जिससे अचानक फ्रैक्चर्स होना, हड्डियों के टूटने की समस्या आ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस एडोलेसेंस या किशोरावस्था की बीमारी नहीं है, समस्या नहीं है, परंतु किशोरावस्था में यदि कैल्शियम और मिनरल्स के इंटेक पर, सेवन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इस समय ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क में जरूर बढ़ोतरी हो जाती है। यानी आगे आने वाले सालों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ने का जो शुरुआत है वो किशोरावस्था में शुरू हो जाती है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत या ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क की स्थापना इस किशोरावस्था में देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण और समस्याएं हालांकि किशोरावस्था में नहीं आते, परंतु अगर ये चलता रहा, कैल्शियम की कमी और बाकी खनिज लवणों की कमी यदि चलती रही तो निश्चित तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस 40 या उसके बाद की एज ग्रुप में अवश्य रूप से नजर आएगी। एक्सरसाइज ना करना, कैल्शियम की कमी होना, इसके अलावा हार्मोनल असंतुलन, इरेग्युलर आपकी मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अंडर न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, कुपोषण की शुरुआत, पोषण की कमी। अंडर न्यूट्रिशन सिर्फ अर्बन एरियाज में या फिर किसी खास एरिया में ही नहीं, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों ही एरियाज में अलग अलग कारणों की वजह से नजर आता है। अंडर न्यूट्रिशन लड़कियों में खासतौर पर रूरल एरियाज में इसलिए नजर आता है क्योंकि उनके भोजन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और अर्बन एरियाज में इसलिए नजर आता है क्योंकि यहाँ लड़कियां खुद अपने सेल्फ इमेज के कारण ढंग से भोजन नहीं कर पाती। कारण चाहे जो भी हो, अंडर न्यूट्रिशन की समस्या काफी विकराल रूप ले रही है, खासतौर पर एडोलेसेंट
एज में बहुत ज़्यादा भोजन में नुक्ताचीनी करना, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स, ये खाना है ये नहीं खाना है, बाहर के भोजन पर जोर रखना जिसमें शुगर, फैट और सॉल्ट तो हाई है बट बाकी पोषक तत्व न के बराबर है। तो बाहर भोजन करना, मील्स को स्किप करना, मिस करना, ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंच नहीं करना, नए नए भोजन को ट्राई करना बट घर पे बने दाल चावल को नकार देना, ये सारे कारण जो हैं वो कुपोषण की शुरुआत में रिजल्ट करते हैं। फिर 3 समस्याएं और आती हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में कई सारे शारीरिक और मानसिक सिम्टम्स, लक्षण जो हैं वो शुरू नजर आते हैं। कब नजर आते हैं? पीरियड्स के शुरू होने के 7 से 10 दिन पहले। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है उसके अगले 1 या 2 दिन में ये सिम्टम्स चले जाते हैं, जैसे वजन में बढ़ोतरी, पेट का फूलना, एब्डोमिनल ब्लोटिंग जिसे कहते हैं, स्तनों में दर्द, कब्ज, हाथों पैरों में सूजन, सरदर्द, इरिटेशन, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, थकान, फोकस नहीं कर पाना यानी कंसंट्रेशन की कमी, भोजन करने की इच्छा, भूख में बढ़ोतरी, बहुत ज्यादा मीठा या नमकीन खाने की क्रेविंग, तीव्र इच्छाएं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हर बार पीरियड्स की शुरुआत, जब भी बच्ची पीरियड्स की शुरुआत करने वाली होती है, ऑनसेट है पीरियड्स का, उससे 7 से 10 दिन पहले ये सिम्टम्स नजर आते हैं और बहुत ही तीव्र रूप से खासकर बच्चियों को ये अफेक्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज, सही तरीके से भोजन संबंधी दिशा निर्देशों की पालना करना बहुत जरूरी है और इससे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से बचा जा सकता है। इसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन ड्यू टू अर्ली मैरिज। खास तौर से रूरल एरियाज में ये देखा जाता है कि बहुत छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है। 14-15 साल की उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जहां अभी अभी उन्हें मासिक धर्म की शुरुआत हुई है, शरीर में अभी पोषक तत्वों का जमाव, शरीर की अभी उतनी शक्ति नहीं है कि वो शादी करके प्रेग्नेंट हो सके, गर्भ धारण कर सके। परंतु आमतौर पर जो 15-16 साल की लड़कियों की शादी की जाती है तो शादी के कुछ महीनों के अंदर अंदर वो गर्भ धारण कर लेती हैं और शरीर अभी तैयार नहीं हो पाता। इस कारण माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की नींव शरीर में पड़ जाती है, क्योंकि जब शरीर बच्चे को सस्टेन नहीं कर सकता तो उस अवस्था में यदि शरीर में बच्चे का विकास हो रहा है तो माता के शरीर से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, इन सब का लॉस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं कुपोषण से संबंधित देखी जाती है। शरीर जो यंग मदर है, जो टीनेज प्रेगनेंसी से गुजर रही है, उसके शरीर में काफी सारे पोषक तत्वों की कमी जो है वो डिस्पोज हो जाती, जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी संबंधी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी बढ़ने में सहायक होता है, जैसे प्री एक्लेम्सिया या क्लेम्सिया। ये सारी प्रॉब्लम्स भी अर्ली मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसी या टीनेज प्रेगनेंसी की वजह से देखी जाती है। बच्चों में लो बर्थ वेट यानी सामान्य से कम वजनी बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं, जो आगे जाके डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी स्ट्रगल करते हैं। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी होती है और शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी माता एक जीवित बच्चे को जन्म नहीं दे पाती कुपोषण के कारण, तैयार नहीं होने के कारण, ये भी देखी जाती है। शिशु मृत्यु दर भी बहुत हाई होती है। इसके अलावा लैक्टेशन यानी माता सुचारू रूप से अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाती, क्योंकि शरीर में पोषक तत्वों का रिजर्व तैयार हो ही नहीं पाया। तो मोर्टेलिटी हो, मोर्बिडिटी हो, बच्चे के जान को खतरा हो, ये सारी समस्याएं टीनेज प्रेगनेंसी के कारण, कम उम्र की में माता बनने के कारण जो है खास तौर से एडोलेसेंट एज में उत्पन्न होती है। और फिर एक्ने यानी मुहासे, ये भी एक लड़के और लड़की के सेल्फ एस्टीम यानी खुद के ऊपर
आत्मविश्वास को बहुत हद तक हैम्पर करता है, आपके आत्मविश्वास को गिराता है। बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहता, लोगों से मिलना नहीं चाहता। तो एक्ने की प्रॉब्लम भी इस समय होती है। काफी हद तक हाइजीन यानी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखने पर, या फिर जंक फूड के सेवन से, या फिर स्ट्रेस के कारण ये एक्ने की समस्या भी उत्पन्न होती है। सुनने में छोटी लगती है, बट बच्चे के, बालक और बालिका के मानसिक स्टेटस को, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को बहुत हद तक नेगेटिवली, प्रतिकूल असर ये डालती है। तो ये कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो खासतौर पर एडोलेसेंट एज में आती हैं। So that is all for today's class. Thank you all very much.